नमस्कार। बुक्स एंड ऑथर्स के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ लेखक के तौर पर जुड़े हुए हैं श्री अनंत विजय जी। अनंत विजय जी के बारे में मैं बाद में परिचय दूंगा, पहले मैं उनकी उस पुस्तक के बारे में परिचय देता हूं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और अनंत विजय जी, आपने अपना व्यस्त जो है समय में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आने के लिए। मैं इस पुस्तक की बात कर रहा हूं, अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। ये आपको स्टिकी नोट्स इसमें लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो इससे ये पता चलता है कि ये पुस्तक पढ़ी गई है। और ये अगर आप अनंत जी का अभी जो रिसेंट टाइम में जो उन्होंने लिखा है, हाल ही में जो वो लिख रहे हैं, और ये पुस्तक अगर देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको शायद लगेगा कि वैसा मेल नहीं है। तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प है कि एक पर्टिकुलर जॉनर में वो आजकल लिखते हैं, और उस जॉनर से बाहर जाकर मुझे ये लगा कि ये किताब लिखी गई है। वैसे मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूँ कि वो करीबन 2.5 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं आनंद जी। राजनीति, साहित्य, सिनेमा, सब चीजों पर उनका जो है बराबर अधिकार रहा है और लिखते रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में बीए ऑनर्स और दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर। इसके अलावा पत्रकारिता में एमएमसी और बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और मैंने अभी इसमें से 2 पुस्तकें पढ़ी हैं। एक जो है मार्क्सवाद का अर्धसत्य और दूसरा अमेठी संग्राम। तो मार्क्सवाद का अर्धसत्य पर भी बात करेंगे एक अन्य अंक में, लेकिन आज बात करेंगे इस अमेठी संग्राम के बारे में। फिलहाल वह इस समय दैनिक जागरण समाचार पत्र में एसोसिएट एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है, उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो पुस्तक है, ये वेस्टलैंड जो पब्लिशिंग हाउस है, जो सामान्य तौर पर अंग्रेजी की पुस्तकें प्रकाशित करता है, उसका एक हिंदी इम्प्रिंट है एका, वहां से ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। 350 रुपए की पेपर बैक में पुस्तक है। अच्छी बात यह है कि फॉन्ट बहुत कंफर्टेबल है और डिजाइन जो कवर पेज में हमेशा ये कहता हूँ कि किताब लिखने में, संपादन करने वाले में, लेकिन जो किताब अल्टीमेटली खरीदी जाती है वो उसके कवर पेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे खबर जो पढ़ी जाती है उसमें हेडलाइन जो है उसका बड़ा योगदान होता है। तो बहुत अच्छा कवर पेज डिजाइन किया हुआ है। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने ये पुस्तक रख रहा हूँ। ऑनलाइन उपलब्ध है ये और बाकी सभी प्रमुख बुक स्टोर्स पर भी उपलब्ध है। तो मैं अमेठी के बारे में ये पुस्तक है और 2014 से लेकर 2019 के बीच में कैसे वहां की स्थितियों में परिवर्तन आया। और अमेठी को हम सभी जानते हैं कि गांधी परिवार की एक परंपरागत सीट रही वो लंबे समय से। राजीव गांधी वहां से चुनाव लड़के जीतते रहे और फिर उसके बाद राहुल गांधी भी वहां से चुनाव लड़के जीतते रहे, सोनिया गांधी भी। तो ये रायबरेली अमेठी की ये जो बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, ये एक वीवीआईपी क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। वैसे अपने यहाँ देश में पहले जैसे फूलपुर, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे, ग्वालियर जहां से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ा करते थे, फिर गांधीनगर जहां से एल.के. आडवाणी चुनाव लड़ा करते थे, बलिया जहां से चंद्रशेखर चुनाव लड़ा करते थे, पर अमेठी का जैसा जो ग्लैमरस रुतबा है वो किसी ऐसे, मैं ये कहूंगा कि लोकसभा क्षेत्र को जो है वो प्राप्त नहीं था। बड़े नेताओं के वो चुनावी क्षेत्र माने जाते थे, गृह क्षेत्र माने जाते थे, लेकिन वीवीआईपी वाला टैग मुझे लगता है कि अमेठी पर ही था। और 1 लाख से ज्यादा वोटों से स्मृति ईरानी 2014 के लोकसभा चुनावों में वहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर हारी थी। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे थे और 2019 के अंदर 1 लाख से अधिक वोटों से वो जीती। पार्टियां वही थी, कैंडिडेट वही थे। तो ऐसा क्या हुआ? और इस वीवीआईपी क्षेत्र से ये मुझे ध्यान आता है विनोद मेहता की, मैं अभी पुस्तक अनंत जी पढ़ रहा था, इनफैक्ट वो मेरे पास ही पड़ी हुई है, द आनंद भवन टू अमेठी, द और संजय एक स्टोरी। संजय स्टोरी। जी। तो इसमें सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वहां अमेठी में 77 में चुनाव लड़के हारे, वो तो उसकी, मैं जब पढ़ रहा था तो इतनी सिमिलैरिटी लगी कि राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, और खासकर इसमें आपने जो लिखा भी, अब मैं एक 5-6 लाइनें जो अनंत जी ने लिखी हैं, पेज नंबर 5 पर हैं ये, जीत से बना अमेठी संग्राम, जीत से बना इतिहास पुस्तक में। जीत से बना इतिहास अध्याय का नाम है। और
तो अमेठी के सच से सामना, इससे हम शुरुआत करेंगे और पहली टिप्पणी जो है लेंगे अनंत जी से इसी पर। और ये चर्चा है, ये साक्षात्कार नहीं है, ये प्रश्न उत्तर नहीं है, ये हम कुल मिलाकर अनंत जी से चर्चा कर रहे हैं। तो मैं ये पढ़ता हूं और इससे ये जो साहित्यिक अभिरुचि राजनीतिक लेखन में भी होती है वो पता चलता है। ये क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, मैं इसलिए भी ये पढ़ रहा हूँ, ये सिर्फ कंटेंट की रिचनेस की वजह से नहीं, ये क्राफ्ट ऑफ राइटिंग क्या होता है वो भी है। और इस एक पैराग्राफ से आपको किताब का बहुत बड़ा एसेंस शायद मिलेगा। अमेठी, ये इसका सबटाइटल है अमेठी के छत से सामना, पेज नंबर 5 पर। और साल 2014 में अमेठी लोकसभा क्षेत्र के गौरीगंज इलाके में स्मृति ईरानी के स्वागत में चंद लोगों के साथ खड़ी एक महिला ने अपने लहजे में घूंघट के पीछे से यह बात कही थी। अमेठी, अब क्या उस महिला ने कहा, अमेठी परंपरागत हिंदू परिवार की उस दुल्हन की तरह है जो अगर घूंघट उठाए तो निर्लज करार दी जाएगी, और अगर उसी में रहे तो पिछड़ी गवार कहलवाकर अपना दम घुटवाती रहे। आप पता नहीं जानती हो या नहीं जानती हो दीदी, वो स्मृति ईरानी से कह रही थी, कि कुछ औरतें मरते दम तक दिन के उजाले को अपने घूंघट से बाहर निहार नहीं पाती। अनंत जी, इस पुस्तक को लिखने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्या प्रोपेल, किस चीज ने आपको वो स्पार्क जो होता है ना कि क्या कहानी आप इसके माध्यम से कहना चाहते थे? क्योंकि स्मृति ईरानी काफी पॉपुलर नेता रही हैं, उनके बारे में काफी सारी कहानियां, काफी सारे किस्से, काफी सारे फीचर्स उनके ऊपर छपते रहे हैं। तो ऐसी क्या बात थी जो आपको लगा कि किताब लिखनी चाहिए? और वो भी ये बड़ा एक्सेप्शनल है कि एक पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर जो है एक किताब लिखना, और वो भी आपके जैसे स्टेचर का व्यक्ति अपना इतना समय निकाल कर जो है किताब लिखी। तो ऐसा क्या है इसमें? अरुण जी, बहुत धन्यवाद इस संवाद के लिए। आपने मुझे आमंत्रित किया आज, चर्चा ही कहूंगा मैं इसको, और उसी अंदाज में हम लोग बातचीत भी करेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर दूं इसके पहले, आपने एक टिप्पणी बहुत आरंभ में की कि अनंत विजय इन दिनों जो लिख रहे हैं और ये जो पुस्तक है ये बड़ा बेमेल है। तो ये जो बेमेल है ये बड़ा सायास है, ये जानबूझकर किया हुआ बेमेल है। 2012 के बाद मैंने तय किया था, 12 या 13 के बाद मैंने तय किया कि मैं राजनीतिक विषयों पर नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसके पीछे एक तो ये था कि उस विषय पर लिखते लिखते बोर भी हो गया था, और दूसरा बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो राइटिंग के आकाश पर उदय भी उनका हो गया था और वो बहुत लगातार लिखने लगे थे, तो हम लोगों को लगा कि हाशिए पर ठेल दिए गए उनके द्वारा। तो भैया, हाशिए पर रहने से अच्छा है कि किसी दूसरे रास्ते पे मुख्य धारा में रहो। तो मैंने संस्कृति को अपना क्षेत्र चुना। और अरुण जी, बस बहुत संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर है ना, वो इस राजनीति से, जो मेन स्ट्रीम की राजनीति है, उससे बहुत ज्यादा रोचक है। वहां चलने वाले दांव पेच, वहां चलने वाली बदमाशियां, षड्यंत्र, जुगाड़, या वो एक अलग ही दुनिया है। और अगर इस दुनिया को देख के आप वहां जाएंगे तो तुलनात्मक रूप से आपको पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर बहुत ही रोचक लगेगा। तो इसलिए मैं वहां शिफ्ट हो गया और पिछले लगभग 8 साल से मैं वहीं पर लिख रहा था। इसी बीच मेरी वो किताब भी आई, मार्क्सवाद का अर्धसत्य, जो इन्हीं सब कारगुजारियों, षड्यंत्रों आदि आदि पर है। कभी अभी उसका दूसरे इम्प्रिंट के बाद दूसरा संस्करण आने वाला है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे आगे। अब आपने ये पूछा कि किस वजह से ये किताब लिखी, और स्मृति ईरानी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत किस्से और फीचर उनसे जुड़े हुए हैं। मैं आपके मंच पर आज स्वीकार करता हूं कि ये पुस्तक मैंने स्मृति ईरानी की वजह से नहीं लिखी, ये पुस्तक मैंने राहुल गांधी की वजह से। अब ये बात थोड़ी अटपटी सी लग सकती है कि कवर पे तो स्मृति ईरानी है और किताब आपको, मुझे अभी बहुत बड़े एक नेता ने कहा कि स्मृति ईरानी से तो आपकी बहुत बातचीत हुई थी, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दरअसल ये किताब राहुल गांधी की वजह से लिखी। और 1885 में जब से डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, तब से लेकर 2019 तक लगभग 133-34 साल के इतिहास में
अरुण आनंद जी, आपको याद नहीं पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं पड़ा कि कांग्रेस का कोई सिटिंग अध्यक्ष लोकसभा का चुनाव हारा हो। इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी लोकसभा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष नहीं थी जब 77 में चुनाव हुए थे। तो मुझे राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते और लगभग 15-17 साल तक राजनीतिक पत्रकारिता करने के बाद जब मैं 2019 के चुनावों की गिनती हो रही थी और मैं उस गिनती को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा था, और राहुल गांधी के होने की वजह से अमेठी पर मेरी खास नजर थी, और मैं वहां देख रहा था हर चक्र में स्मृति ईरानी आगे चल रही थी राहुल गांधी से। तो 9वें और 10वें चक्र के बाद मुझे लगा कि कुछ यहां घटित होने वाला है। लेकिन अचानक से 10वें चक्र में जायस के बक्से खुलते हैं। वहां एक जायस कस्बा है अमेठी में, वहां स्मृति ईरानी एक बूथ पे 1600 वोट से पीछे होती हैं। लेकिन फिर वो सारे लगभग 1600 कुछ बूथ हैं अमेठी में, और उसमें से स्मृति ईरानी किसी में पीछे नहीं हुई और वो उनको जीत मिली। उसकी भी बड़ी अलग कहानी है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा था और शाम को 5 बजे बगैर औपचारिक घोषणा के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अमेठी से अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, जबकि अभी 8 या 9 चक्र के मतगणना का काम बाकी था। क्योंकि राहुल गांधी के स्वीकारोक्ति के बाद मैंने अपने सहयोगी को अमेठी में फोन किया कि क्या वोटिंग पूरी हो गई है। बोले नहीं, ये तो एक ऐसा अजूबा क्षेत्र है जहां 3 जिले के 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, अमेठी का डीएम, रायबरेली का डीएम और सुल्तानपुर का डीएम। और ये तीनों वोटों की गिनती पूरी होने के बाद इनकी एक कॉन्फ्रेंसिंग होती है और फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो उसने मुझे बताया कि 1:30-2 बजेंगे इस रात इस प्रक्रिया में पूरे होने में। तो इस किताब को लिखने का विचार राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उपजा अरुण जी, जिसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए स्मृति ईरानी को अमेठी का ख्याल रखने की नसीहत दी और कहा, अमेठी की जनता से भी कहा कि आप लोग का ख्याल अब आपकी नई सांसद रखेंगी। तो ये मुझे लगा कि इतनी बड़ी राजनीतिक घटना है, इसको लिखा जाना चाहिए। और ये किताब बहुत, और अमेठी का ये जो परिणाम था ये बहुत चर्चित होता। लेकिन जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 303 सीटों की विराट जीत हासिल हुई, उसके बाद ये दूसरे नंबर की घटना हो गई। अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 282 से एक सीट भी कम आती तो इस चुनाव की चर्चा बहुत अधिक होती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक सिटिंग अध्यक्ष, और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी अभी तक अध्यक्ष चुन नहीं पाई है, 3 साल हो गए। अगर आप देखें तो इस जीत का, इस चुनाव का इंपैक्ट इतना था। तो तो मुझे लगा कि एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते मुझे इस घटना को कलमबद्ध करना चाहिए, और उसी समय मैंने ये फैसला लिया कि मुझे एक बार फिर से राजनीति की ओर लौटना पड़ेगा। और मैं लौटा और मैंने किताब लिखी। एक और पुस्तक भी, और भी काफी लोगों ने पुस्तकें ली, लेकिन आपकी पुस्तक की ऑथेंटिसिटी की सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपने कटिंग अक्रॉस लोगों से बात की, उसमें आपने जहां एक्नॉलेजमेंट दी है तो उसमें कांग्रेस के जो लोग थे उनसे भी बहुत बात की। तो ये एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि अक्सर ऐसी किताबों के प्रशस्ति गान में परिवर्तित हो जाने का जो खतरा रहता है। हालांकि लेखक जरूरी नहीं है कि कर रहा हो, लेकिन आप एक, जैसे आपने कहा कि आप एक पर्टिकुलर जो है वो पर्सपेक्टिव से जब आप चीजें लिख रहे होती हैं, वो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भले ना हो, लेकिन लोगों को कई बार ये लगता है कि नहीं, एक रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। बहरहाल स्मृति ईरानी ने, एक और किसी व्यक्ति ने ऐसा ही क्लेम किया था कि किताब लिखी है, तो उस पे तो उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि भैया मेरे से मिले बिना जो है वो किताब लिख दी, चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो पता नहीं था। पर आपकी किताब पढ़ते हुए जो एक्नॉलेजमेंट्स भी हैं और उसमें ये पता चलता है कि आपकी उनसे भी लंबी चर्चा हुई। तो आपका क्या अनुभव रहा उनके साथ जो है इस किताब के संदर्भ में? मैं उनके कोई व्यक्तिगत ट्रेड्स हैं उसको नहीं, बट किताब को लेकर उनकी अप्रोच, उनका क्या कोई रिलक्टेंस था? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सरकार के अंदर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी एक पुस्तक का होना, हालांकि आप एक प्रोसेस, एक फिनोमिना पे पुस्तक लिख रहे थे, एंड स्मृति ईरानी जस्ट हैपेंस टू बी वन ऑफ द पर्सनालिटीज थ्रू व्हिच दिस फिनोमिना हैज हैपेंड, ठीक है ना?
तो उसमें फोकस स्मृति ईरानी पे नहीं है, बट फोकस जो आपने कहा कि एक फिनोमिना पर है। और तो ये इसको आप स्मृति ईरानी से आपका जो है वो कैसा, क्योंकि देखिए मैं खुद पत्रकार हूँ, और शुरुआत में जब वो IND मिनिस्टर थी तो यहाँ उसमें आई, और मैं इसी के साथ एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ आपकी पुस्तक में से, ताकि इसको थोड़ा हम और कंटेक्चुअल जो है वो करें। आपने अपनी पुस्तक में, और मैं पाठकों को साथ साथ में इसलिए भी बता रहा हूँ कि उनको जरा जो है, मैं पेज नंबर 3 से कोट कर रहा हूं आपकी किताब के। साल 2014 वाली स्मृति से ये एक अलग स्मृति थी, एक अलग ही स्मृति थी, एक परिपक्व राजनेता और आत्मविश्वास से भरी। तो जो मैंने सवाल पूछा, आपका जो अनुभव उनके साथ रहा, क्या इससे पहले आपका जो है उनके साथ इतना एक्सटेंसिव इंटरेक्शन हुआ था? तो अगर नहीं हुआ था तो 2014 और 2019 में आपको जो फर्क लगा बेसिकली उसमें, कि क्या फर्क आपको लगा जो है एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी, एज एन इंडिविजुअल, और जो है, तो इस पे आप क्या? अरुण जी, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और आपने बहुत गहराई से बहुत सारे आयाम इसमें जोड़ दिए हैं, इसलिए दिलचस्प भी बना दिया आपने। दो बातें बताता हूं आपको। इस पुस्तक को लिखने के क्रम में स्मृति ईरानी जी से मेरी मुलाकात 12 मिनट की हुई है। 10 मिनट का वक्त मिला था और 2 मिनट में एक्सीड कर गया, कुछ सवाल पूछने थे। उस समय विदेश राज्य मंत्री जी उनसे मिलने आ गए तो मुझे वहां उनके कमरे से बाहर आना पड़ा। ये कपड़ा मंत्रालय के लॉग बुक में कोई भी इसको देख सकता है, मंत्रियों के मुलाकातियों का समय दर्ज होता है ये। और दूसरी बात यह है कि पुस्तक 21 दिसंबर 2020 को बाजार में आ गई और स्मृति ईरानी जी को ये पुस्तक मैंने 23 मार्च को उनके जन्मदिन के मौके पर भेंट की, 4 महीने बाद। उन्होंने मेरी किताब पर कोई ट्वीट भी नहीं किया, ना प्रशंसा का और ना ही उसको डिसओन करते हुए। मैंने जो प्रविधि अपनाई वो प्रविधि ये अपनाई कि स्मृति ईरानी से मुझे सिर्फ उतनी ही चीजों को पूछने की जरूरत पड़े जितना फिल इन द ब्लैंक्स की जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में मेरे भी वो खतरा मौजूद था जिसकी चर्चा आपने की थी कि कहीं ये पुस्तक स्मृति ईरानी की प्रशंसा की पुस्तक ना हो जाए या उनके यशोगान में परिवर्तित ना हो जाए। तो मैं इस बात को लेकर बहुत सतर्क था और संतुलित करने के लिए मैंने राहुल गांधी जी के कार्यालय में 3 या 4 बार अनुरोध भेजा। मैं उनसे भी बात करना चाहता था, समय नहीं मिला। मैंने उनके सहयोगी कनिष्ठ सिंह से भी संपर्क किया था कि मुझे किसी तरह समय मिल जाए। मैंने आसपास के नेताओं से भी उनके संपर्क किया था। खैर, आपके प्रश्न पर लौटता हूं। मैंने ये प्रविधि अपनाई कि स्मृति ईरानी के आसपास जितने लोग काम करने वाले थे मैंने उनको पकड़ा, चाहे वो गोवा के अभी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हों, रांची की इस वक्त की मेयर आशा लकड़ा जी हों, या डॉक्टर संजीव बालियान हो या सतीश गौतम, जिन लोगों ने अमेठी के चुनाव प्रचार में या एक प्रज्ञा स्मृति जी के साथ साय की तरह रही हैं 4-5 साल। राजेश मसाला जी का भी आपने नाम जी, इसमें? मैं अमेठी जा रहा हूं। मैं राजेश मसाला जी से भी बात की जो उनके चुनाव प्रभारी थे। तो इन सब लोगों से मैं मिला और इसके में स्मृति जो आपने अभी प्रसंग सुनाया कि 5 साल पहले और आत्मविश्वास से लबालब एक नेता, ये इस कंक्लूजन पर मैं इन्हीं लोगों से बात करके पहुंचा। और एक सहूलियत और मेरे पास थी कि अखबार में, दैनिक जागरण में मैं काम करता था, मेरे पास 5 साल के अखबार को देखने की सहूलियत थी। तो मैंने 2014 से लेकर 2019 तक के अखबारों को देखा और उसमें, और मैं तो बहुत, मतलब राहुल गांधी 2009 के बिजली आंदोलन की जब मैंने इस किताब में चर्चा की है विस्तार से, और जो पहली बार गांधी परिवार के खिलाफ अमेठी की जनता के उठ खड़े होने के आंदोलन के तौर पर मैंने रेखांकित किया है, तो उसकी भी जानकारी मुझे सारे अखबारों से ही मिली। और अखबारों में छपी खबरों को मैंने स्थानीय लोगों से बात करके, उसमें से कुछ कैरेक्टर्स हमें मिले जिन जो अभी भी जीवित हैं। उन, क्योंकि 2009 की बात है, 12 साल पहले की बात है। तो
जब मैं किताब लिख रहा था तो 10 ही साल पहले की बात थी। तो उस उन सब लोगों से मैंने तथ्यों को जोड़ा। मैं पिपरी गांव गया जहां के कटान की घटना मैंने लिखी है, वहां के लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव का, उनसे मिला। तो इस तरह से मैंने जो अपने लेखन की प्रविधि अपनाई, उसमें स्मृति ईरानी से बात करने की बहुत जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई, और मेरा वो खतरा भी टल गया कि मैं यशोगान करता हुआ नजर आऊं। हाँ, इस किताब में स्मृति ईरानी से जुड़े कुछ व्यक्तिगत प्रसंग आते हैं इसमें, लेकिन वो भी दूसरे के इंटरव्यू के हवाले से आते हैं। जैसे सोनिया गांधी से इनकी कब मुलाकात हुई, राहुल गांधी से ये मिली तो क्या हुआ, प्रियंका जी से इनकी मुलाकात पर क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं किसी और इंटरव्यू के हवाले से मैंने सेकेंडरी सोर्स लिया, और सेकेंडरी सोर्स को फिर मैं प्राइमरी कैरेक्टर्स तक पहुंचा लेके, और उनकी बातचीत से मैंने सप्लीमेंट किया इसको। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मुझे जरूरत ही नहीं महसूस हुई पूरे किताब को लिखने के दौरान। मेरे 18 या 22 क्वेश्चन थे जिसके बारे में स्मृति ईरानी से मुझे जवाब चाहिए था, वो उन्होंने जवाब दे दिया, और वो भी बहुत अच्छे। मतलब आपके पसंदीदा भगवान कौन है, आपकी पसंदीदा कविता क्या है, राजनीति पर बड़े कम सवाल थे उसमें। मुझे लगता है कि ये बात तो आपकी ये बात आपकी ठीक है कि ऐसी घटनाएं लिखना जो है बतौर एक लेखक इसलिए भी जरूरी होता है कि यू हैव टू टेल अ स्टोरी। अल्टीमेटली आप एक कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि जी, खासकर नॉन फिक्शन की किताबों में अगर एनिक्डोटल नहीं होगा, अगर दिलचस्प घटनाएं नहीं होंगी, तो वो फिर बड़ी आम पाठक के लिए खासकर जो होता है वो फिर बड़ी अकादमिक किताब हो जाती है, बोझिल हो बिल्कुल, जाती है किताब जो है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए मैं ये बात समझता हूँ कि घटनाएं, और ये घटनाएं अमूमन आपको सेकेंडरी सोर्सेज से ही मिल सकती हैं, लेकिन ऑथेंटिक सेकेंडरी सोर्सेज से आपने जो है जितने भी लोगों की आपने बात की, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कोई ऑथेंटिसिटी का इशू होता तो आपकी किताब दिसंबर में, जैसे आपने बताया कि सितंबर में, दिसंबर, 21 दिसंबर। दिसंबर, जी। हाँ, तो 21 दिसंबर को आ चुकी थी, तो अभी काफी लंबा समय हो चुका, और आजकल तो लोग मौका चूकते नहीं है कि, और खासकर जो है अगर जैसा तेज तर्रार लेखन आप करते हैं तो आपके शुभ दिन तक बहुत हैं जो है पब्लिक डिस्कोर्स में। तो इसलिए उन्होंने जो है वो जिसको बोलते हैं ना कि फाइन टूथ एंड कॉम, बिल्कुल जो है पंक्तियों को, पंक्तियों के बीच को सब कुछ पढ़ डाला होगा बार बार जो है, पर उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं मिली। ये भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इशू पे किताब लिखते इसके हुए। इसके लिए अरुण जी, इसके लिए मैं अमेठी के उन सारे लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अतिरेक में कोई बात नहीं बताई, और उनके दिल से निकली हुई बातें थी जिसको मैं रिकॉर्ड कर पाया। और अगर आज मेरी किताब पे कोई उंगली नहीं उठ रही है, तो मुझे लगता है कि अमेठी के उन नेताओं, उन कार्यकर्ताओं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, उनकी जो बातें हुई, तो इससे मुझे बहुत, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, और बहुत धन्यवाद देता हूं उनका कि उन्होंने मुझे तथ्यात्मक बातें बताई। अब मैं फिर से जो है वो ये पेज नंबर 45, पृष्ठ 45 है, उस पर ये अध्याय का नाम है चुनौतियों से टकराकर पलटी बाजी। मैं इसमें से दो तीन पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, कुछ पंक्तियां, और उसके बाद सवाल मुझे शायद पूछने की जरूरत नहीं होगी। अनंत जी खुद इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। अमेठी को, अब मैं कोट कर रहा हूँ पृष्ठ 45 है, अमेठी को कोई ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जो कांग्रेस के अहंकार को तोड़ सके, पहली बात। उसके बाद इस पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अनंत जी ने लिखा है, अमेठी लोकसभा क्षेत्र 1967 में बना था और तब से ज्यादातर चुनावों में कांग्रेस को ही सफलता मिलती रही, लेकिन इस इलाके का विकास नहीं हुआ। इस इलाके में गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी थी जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। सच तो यही था कि अमेठी में कांग्रेस कभी लोकप्रिय रही ही नहीं। वह तो हमेशा धन बल के आधार पर चुनाव लड़ती रही थी। और एक आखिरी चीज और, क्योंकि ये बड़ा बड़ा कॉमन जो एक परसेप्शन है, एक सामान्य परसेप्शन है कि उसको तो अपने परिवार की तरह लोग मानते हैं वहां पर, ये उससे बिल्कुल अलग है। और पृष्ठ 46 पर उन्होंने लिखा है, लोकसभा चुनावों में 2019 के पहले तक कांग्रेस के उम्मीदवार 7 से 10 दिन तक चुनाव लड़ने के लिए अमेठी आते थे। ये कुछ पैराशूट पत्रकारों की तरह हुआ, थोड़ा बहुत जनसंपर्क होता था, फिर गेस्ट हाउस में अपने रहने के लिए बने विशेष कमरों में रुककर चुनिंदा लोगों से मुलाकात कर वापस लौट जाते थे। ये बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है आनंद जी का। और ये लेखक, पत्रकार होने का जो लाभ मिलता है जब आप लिखते हैं, तो ये इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है।
बहरहाल उन्होंने आगे लिखा है, पर्चा दाखिल कर कांग्रेस उम्मीदवार के अमेठी से लौट जाने के बाद असली खेल शुरू होता था। मतदान के सप्ताह भर पहले ब्लॉक स्तर पर लिफाफे की राजनीति शुरू होती थी। अनंत जी, ये बड़ा जो सामान्य अवधारणा है अमेठी को लेके, जैसे दिखाया जाता है कि एक बड़ा भावनात्मक संबंध गांधी परिवार के साथ, और या 10 जनपद के में रह, मैं असल में गांधी परिवार भी कहने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि ये मुझे मिसनोमर लगता है। गांधी परिवार, मुझे लगता है 10 जनपद में रहने वालों के साथ या कांग्रेस हाईकमान के साथ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके साथ एक बड़ा भावनात्मक संबंध अमेठी का है, या पहले राजीव गांधी के साथ रहा है और बाकी कांग्रेस के इस परिवार के नेताओं के साथ। पर आपकी ये बात तो बिल्कुल इस अवधारणा के विपरीत है, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा रेवलेशन ये था, और पाठकों के लिए भी। तो कैसे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे? क्या आपका इसके बारे में जो है वो है? प्रियंका गांधी का जब विवाह हुआ तो वो अमेठी आई थी रॉबर्ट वाड्रा के साथ। गोरखपुर में उतरी थी विमान से और उसके बाद वो पहुंची थी वहां। तब पूरे अमेठी और पूरे रास्ते में एक पोस्टर लगा था अरुण जी, जिसपे लिखा था, रॉबर्ट और प्रियंका की तस्वीर लगी थी और उस पोस्टर पर लिखा था, दीदी जीजा जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। ठीक है। और 2019 में जब प्रियंका गांधी अमेठी आई तो कई जगह पर उनकी चुनावी सभा लोगों के न आने की वजह से रद्द करनी पड़ी। और ये सारे अखबारों में रिपोर्टेड है। ये अनंत विजय अपनी किताब में नहीं कह रहा है, ये मीडिया चैनल्स पे लिखा हुआ है। बल्कि 2019 में तो एक और घटना हुई कि अमेठी के चौराहे पर भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और उस उस प्रतिमा पर गुलाब की पंखुड़ियों से राहुल गांधी को स्वागत करना था। उसके 2 दिन पहले अमेठी में किसी उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ता ने एक पोस्टर लगाया जिसमें नरेंद्र मोदी को 10 सिरों वाला दशानन और राहुल गांधी को उन पर तीर ताने भगवान की शक्ल में दिखा दिया गया और वो पोस्टर अमेठी में लगा। ये आप कहीं भी आप टाइप करेंगे गूगल पे भी आपको वो पोस्टर मिल जाएगा। और ये घटना भी पूरे नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुई थी। उस समय मैं टेलीविजन में काम करता था इसलिए मुझे याद था। तो उस समय मैं टेलीविजन में नहीं था, मैं अखबार में ही था। तो उस समय क्या हुआ था कि जब ये पोस्टर चिपका और राहुल गांधी को अपने स्वर्गीय पिताजी की प्रतिमा पर एक ट्रक गुलाब की पंखुड़ी वहां लाके रखी रह गई और लोगों का इतना विरोध हुआ कि राहुल गांधी राजीव गांधी की प्रतिमा पर गुलाब की पंखुड़ियां नहीं चढ़ा सके और एक ट्रक गुलाब की पंखुड़ियां अमेठी के चौराहे पे रखी रखी सूख गई, सिर्फ एक पोस्टर के। तो इन 2 पोस्टरों से आप वहां की जनता का जुड़ाव का ग्राफ देख सकते हैं कैसे ऊपर नीचे होता था। यह सही बात है कि संजय गांधी और राजीव गांधी से अमेठी के लोगों का एक भावनात्मक रिश्ता था। वो दौर भी अलग था। उस समय भावनाओं की कद्र भी ज्यादा होती थी। उस समय मीडिया का इतना फैलाव भी नहीं था। जिस गांव में चले गए तो आसपास के 10-20 गांव आह्लादित हो जाते थे कि मेरे इलाके में फला नेता आया। तो राजीव गांधी का उस क्षेत्र से भावनात्मक लगाव था, लेकिन सोनिया गांधी के आने के बाद छोटे समय के लिए सोनिया गांधी भी वहां से सांसद रही हैं 1999 से 2004 तक, मुझे ऐसा याद पड़ता है। तो जब उन्होंने संजय सिंह को हराया था, संजय सिंह 98 में जीते थे, फिर 99 के चुनाव में सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ी थी। राहुल गांधी पर एक किताब आई है, पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, बड़ा दिलचस्प शीर्षक है, उसका नाम है जन नायक राहुल गांधी। तो उस किताब के लेखक है राकेश पांडे, अमेठी के एक बड़े साहित्यकार थे, उनका नाम है जगदीश पीयूष। निधन हो गया पिछले साल उनका। और उन्होंने अवधि में बहुत काम किया है। उनके पुत्र हैं राकेश जी, वो भी लेखक हैं, प्रवासी साहित्य पर काम करते। उन्होंने आउटलुक पत्रिका में एक लेख लिखा था जिसको मैंने अपनी पुस्तक में कोट भी किया है। उसमें उन्होंने लिखा कि कार्यकर्ताओं का स्थान बाउंसर्स ने ले लिया और हरियाणा के लोग जब बाउंसर के तौर पर राहुल गांधी के साथ अमेठी में आने लगे तो जो अवध की मीठी आवाज थी
या जो लहजा था, जो सम्मानजनक बात थी, उसकी जगह तू तड़ाक ने ले ली। तो उससे बड़ा आहत हुए लोग। और कार्यकर्ताओं की जगह वेतनभोगी कर्मचारियों के आ जाने से भी बड़ा नुकसान हुआ। तो जो भावनात्मक रिश्ते की डोर थी, मुझे लगता है कि वो 1989 में राजीव गांधी के निधन के बाद वो डोर या तो टूट गई, या उसकी जो गांठ थी वो थोड़ी सी ढीली हो गई, गिरह ढीली हो गई। तो मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि बाद के दिनों में कांग्रेस वहां से विकल्पहीनता की वजह से जीतती रही है। क्योंकि आप इसी किताब में मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि 2014 में जब स्मृति ईरानी ने नॉमिनेशन किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनसे पूछा कि स्मृति जी वापस कब जा रही हैं आप? तो उन्होंने कहा वापस क्यों? तो अरे अमित, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा अरे आपने नामांकन कर दिया, आप जाइए। क्योंकि लोगों को लगता था कि अरे ये तो फिल्म मतलब बॉलीवुड से आई हैं, टीवी की इतनी बड़ी स्टार हैं, आई हैं, नामांकन करेंगी, हाथ वाथ हिलाएंगी और वापस चली जाएंगी। तो क्योंकि ऐसे ही होते आने की परंपरा थी। तो आप देखिए कि वो जब वहां जम गई, तो उन्होंने एक भावनात्मक रिश्ता अपना बनाया पैरेलल गांधी परिवार की। और फिर बिजली के आंदोलन से हमें 2009 में वहां बिजली का, अच्छा आपने अभी वीआईपी क्षेत्र कहा उसको, है ना? और ऐसा हम लोग मानते भी थे। मैं भी जब तक अमेठी नहीं गया था 2019 में, मैं उसको वीआईपी क्षेत्र ही मानता था, और मेरा मानना था कि वहां कम से कम एक अच्छा होटल तो जरूर होगा। मैं उसी चक्कर में पहली बार जब गया तो पैकिंग करके अपने सामान भी उसी चक्कर में ले गया कि टॉवेल ले जाने की क्या जरूरत है, होटल होटल में तो मिल ही जाएगा। फिर वहां मुझे टॉवेल खरीदना पड़ा। ये सब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो, वहां पहुंचा तो पता चला कि रायबरेली में होटल है एक, वहां जाके आपको रुकना पड़ेगा। मैं अमेठी में रुकना चाहता था। खैर, तो मैं यही बता रहा था कि ये छोटी छोटी बातों को अगर देखेंगे, अब जैसे एक आपको और बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे याद आ गया। मैं भूल गया मैं आपसे क्या बात कर रहा था अभी इसके पहले, इसलिए मैं दूसरे किस्से पे शिफ्ट हो रहा हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे वाले किस्से पे बात करिए। जो है हाँ, आज नहीं मैं नहीं मामला। नहीं मैं नहीं मैं कह रहा था वीआईपी क्षेत्र वाली बात कह रहा था मैं। अरुण जी, आप मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैं तो बारामती गया हूँ। शरद पवार जी का क्षेत्र रहा था। आजकल उनकी पुत्री सुप्रिया सुले वहां से सांसद है। और बारामती में जितना विकास हुआ है, उसकी तुलना में अमेठी में विकास पासंग बराबर भी नहीं हुआ है। मेरे लिहाज से वो वीआईपी क्षेत्र है। अमेठी में तो जिस बस स्टैंड का राजीव गांधी ने उद्घाटन किया था और शिलापट्ट लगा हुआ है, उस वो अभी तक नहीं बन पाया। तो दूसरी बात मैं बता रहा था कि इस रिसर्च के क्रम में मैंने एक बहुत भारी, बहुत प्रतिष्ठित और जाने क्या क्या पत्रिका बोलते हैं, नाम लेता हूं मैं तो नाम लेके बात करता हूं, कैरावान नाम है उनका, है ना? बड़े क्रांतिकारी पत्रिका मानी जाती है इन दिनों। छोटी प्रसार संख्या वाली बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। उसमें स्मृति ईरानी पर एक अंक निकला था। और मैंने अपने किताब लिखने के क्रम में उसके अंक को पढ़ा पूरा। उसमें वो लगभग 30-32 पेज की रिपोर्ट स्मृति ईरानी पर है, और कैसे संघ के लोग नाराज होते थे, क्या करते थे, कैसी बातें होती थी, वो सब है। लेकिन 56 जगह पे 56 टाइम्स जो राइटर है, उसकी पत्रकार, उसका नाम भूल गया मैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी, उसके नाम के नीचे अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट लिखा हुआ है। तो उसने 56 टाइम्स कोट किया है कि ए सीनियर बीजेपी फंक्शनरी, ए सीनियर बीजेपी फीमेल लीडर, a senior source from the संघ, और और एन एक्स एमपी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह के एंड द सोर्सेज से, सोर्सेज तो हमारे लिए जानते हैं वो भगवान के जैसे होते हैं, जो लिखने का मन हो उनके हवाले से लिख दो। बेचारे इतने कुछ भी इतने शरीफ हैं कि कुछ नहीं कहते वो। तो 56 बार 30 पेज की रिपोर्ट में सोर्सेज को कोट किया गया, और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि स्मृति ईरानी जब 2014 में अमेठी चुनाव लड़ने गई, मैंने जिक्र किया अपनी किताब में, तो आलोक ढाबा में रुकी थी वो। गौरीगंज में है आलोक ढाबा, वहां रुकी थी।
और उस आलोक ढाबा में 8 एसी कमरे उन्होंने लिए थे, जिसमें स्मृति ईरानी का स्टाफ, उनके पति और ये रह के अपने चुनाव का संचालन करती थी। अब आप मंशा समझिए। द वेल फर्निश्ड एसी रूम्स were hired by BJP party for Smriti Irani, the high profile candidate of the party। ये लिखा हुआ है उसमें। मैं जब अमेठी पहुंचा तो मैं गया आलोक ढाबा, उनके मालिक दिलीप सिंह से मिला, उनसे सारी बातें पूछी। स्मृति ईरानी वहीं ठहरी थी, ये बात सत्य थी। मैंने उनसे कहा कि सिंह साहब, मुझे जरा वो एसी रूम्स दिखा दीजिए जो 8 आपके हैं। अरुण जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी कि आलोक ढाबा में सिर्फ एक कमरा है। उस कमरे में कोई एसी नहीं लगा हुआ है। ठीक है। आलोक ढाबा ऐसा है कि सीढ़ियों से आप चढ़ें और एक दलान जैसा बहुत बड़ा बना हुआ है ऊपर, और उसमें वही पटरियों वाले टेबल लगे हैं, बेंचें लगी हैं, वहां प्लास्टिक की कुर्सियां, उस पर बैठ के खाना खाइए। ये जरूर है कि स्मृति ईरानी उसी एक कमरे में रुकी थी, 8x12 का कमरा है उसमें। और मुझे उनकी सहयोगी प्रज्ञा ने बताया था कि हम लोग 7-8 आदमी उसी कमरे में सोते थे। अच्छा जी। और वो 7-8 आदमी जो एक कमरे में सोते थे, उसमें हाई प्रोफाइल बीजेपी कैंडिडेट हायर्ड 8 एसी रूम्स इन अमेठी, इस तरह से लिखा गया है। तो मुझे लगा कि यार, इतना झूठ लोग लिखते हैं और इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका में। फिर लौट के मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, तो फिर मुझे उसमें ये 56 जो सोर्सेज उनके मिले, जिसमें किसी का नाम नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी किताब में कोई भी चीज लिखूंगा तो उसमें किसी व्यक्ति को एट्रीब्यूट करूंगा जिसने कहा है। और मैंने कोशिश की है कि भरसक जितनी घटनाएं मैंने उल्लिखित की हैं, वो किसी न किसी के हवाले से कही गई। एक आपने पृष्ठ 17 पर लिखा है कि अमेठी में मीडिया की भूमिका, क्योंकि अभी हम मीडिया की जी, बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अनंत जी ने लिखा है कि, मैं कोट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मीडिया अमेठी की असली तस्वीर नहीं दिखाता था, यानी कि जो विकास नहीं हुआ उसके बारे में बात हो रही है, पर अमेठी को लेकर स्थानीय अखबारों और दिल्ली से छपने वाले अखबारों में हमेशा विरोधाभासी खबरें छपती रहती थी। ये बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। आप और हमारे जैसे लोग जो पत्रकारिता में हैं, हम तो ऑब्जर्व करते ही रहते हैं, लेकिन हम अपने पाठकों के लिए चाहते हैं कि आप इस पुस्तक में आपने इसका जो संदर्भ दिया है, इसका जो व्यापक एक कैनवस है, एक व्यापक संदर्भ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। क्योंकि मीडिया से मतलब हमारे जो है ना, बहुत सारे लोग बड़ा एनामर्ड रहते हैं कि, और ये जो, मैं तो वैसे देखिए, मेरा अपना मानना तो ये है कि राष्ट्रीय मीडिया नाम का कोई अब एंटिटी उस तरीके से है नहीं, सारे स्थानीय और क्षेत्रीय मीडिया हैं। क्योंकि दिल्ली के बाहर जो आपको मेरठ में अखबार मिलता है वो दिल्ली के अखबार से डिफरेंट होता है, सेम अरे, पूर्वी मतलब। दिल्ली पश्चिमी दिल्ली के अखबार में फर्क हाँ, तो होता है। इसलिए राष्ट्रीय और खासकर अब जो लोकलाइजेशन ऑफ न्यूज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया, इतनी वेबसाइट्स आ गई, सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद में, पर ये एक दिलचस्प टिप्पणी, और खासकर अमेठी को लेकर जो है, क्योंकि ये देखिए बड़ी स्वाभाविक बात है कि अगर अमेठी से जैसे उससे कोई खबर आएगी, तो वो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अखबार छप रहे हैं, या दिल्ली में मान लीजिए जिसका एडिशन निकल रहा है, उसमें अमेठी से आई हुई खबर को मुझे लगता है कि बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो ऐसा रिपोर्टिंग और परसेप्शन में क्यों फर्क है, और क्या ये वही लुटियंस मीडिया, जिसको हम खान मार्केट गैंग भी कहते हैं, और बहुत क्लीचेड हो गई है टर्म, पर एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं कि मीडिया जो जिसने की ट्रू पिक्चर जो है वो नहीं दिखाई। और खासकर ये भी चीज है, क्योंकि इसमें मैं एक और चीज मानता हूं कि अगर आपको ध्यान हो अनंत जी, जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, तो एक तो पहली चीज मीडिया में ये भी बात कही जा रही थी कि इतनी बीजेपी की अपनी मेजोरिटी नहीं आएगी, आ तो जाएंगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि अमेठी को लेकर भी कोई ऐसी, मेरी भी पत्रकारों से बात होती थी, और सच बात ये, उनमें से बहुत सारे ये कहते थे कि यार लगता है कि इस बार जो है निपट जाएगा मामला, जो है राहुल गांधी वाला, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग में ये बात की झलक नहीं आती थी जो है। और लार्जर मीडिया परसेप्शन में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एक जबकि जैसा आपने अपनी पुस्तक में लिखा है, तो जिसको आप कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल वाज क्लियर,
एक क्लियर कट सामने दिख रहा था। और 1 लाख से ज्यादा वोटों से अगर कोई जीत रहा है, और जैसे आपने बताया कि अभी 7-8 राउंड की काउंटिंग भी बाकी है, उससे पहले ही वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इट वॉज अ स्वीप, इट वॉज अ मैसिव विक्ट्री। हाँ वो जी। और उसको गेज ना कर पाना, और ये मीडिया क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा कर रहा था, तो ये थोड़ा सा आप अगर इस पे, क्योंकि ये आपने बड़ा सेंसिटिव इशू मीडिया में रह के मीडिया के बारे में लिखना। नहीं, मैं तो मैंने 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 इसमें अपने अपने पूर्व प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई को कोट किया, उनकी किताब को कोट किया। और राजदीप ने एक जगह स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो किस प्रकार से पहुंचे थे, और गेस्ट हाउस के बाहर वो अपने सहयोगी के साथ प्रियंका गांधी का इंतजार करते रहे। प्रियंका गांधी जब बाहर निकली तो उसने बाइट दिया, और फिर प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया, और फिर वापस लखनऊ आए और दिल्ली चले आए। तो अरुण जी, आप ये बताइए कि मैंने पूछा भी, मैं बार बार ये प्रश्न भी पूछता हूं कि अगर आप इतना ही करके लौट आएंगे तो आप वही देखेंगे जितना वो उस दौरे में आपको दिखाई देगा। स्थानीय पत्रकारिता और नेशनल पत्रकारिता जो तथाकथित है, उसमें हमेशा से फर्क रहा है। और इन दिनों मैं कश्मीर पर पढ़ाई कर रहा हूं, 370 को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तब भी मुझे यह फर्क दिखाई देता है। और तब भी मतलब हिंदी पत्रकारिता और जो तथाकथित राष्ट्रीय पत्रकारिता है, ये दोनों की प्राथमिकताएं दरअसल अलग हैं। अगर हम मूल कारणों पर जाएं, तो अगर आजादी के बाद देखें तो इंग्लिश के जितने पत्रकार थे वो नेहरू के रोमांटिसिज्म में थे, और हिंदी के जितने पत्रकार थे वो जमीनी हकीकत को रिपोर्ट कर रहे थे। अभी मैं करण सिंह के नेहरू को लिखे हुए पत्रों को पढ़ रहा था, तो एक जगह बहुत नाराज होकर नेहरू जी ने उनको पत्र लिखा कि आपने करण सिंह को, कि आपने ट्रिब्यून को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें आपने ये बातें कही हैं जो अनुचित है। करण सिंह ने उनको उत्तर दिया कि मैं अपनी मां से मिलने के लिए कांगड़ा में था, और ट्रिब्यून के किसी पत्रकार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे नहीं मालूम कि मेरे आधे पेज का इंटरव्यू किस हवाले से छप गया है। न मैं उन प्रश्नों को जानता हूं, न मेरे दिए गए उत्तर हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड करण सिंह ने लिखा हुआ, और करण सिंह अभी जीवित है। कश्मीर की रिपोर्टिंग को लेके देख लीजिए, तो जिस समय सचिवालय में झंडा फहराने को लेकर शेख अब्दुल्ला और करण सिंह के बीच विवाद हुआ और प्रजा परिषद के लोगों ने वहां आंदोलन किया, उसकी रिपोर्टिंग देख लीजिए तो आपको अलग ही दिखाई देगा। एक तरफ अंग्रेजी मीडिया है जो हिंदू मिलिटेंट्स कह रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदी मीडिया है जो इस बात के लिए संघर्ष करती हुई दिख रही है, हिंदी के अखबार वहां से निकलने वाले, कि ये एक देश एक विधान एक संविधान की बात क्यों नहीं हो पा रही। तो उस समय राष्ट्रीय मुद्दे होते थे। बाद में क्या हुई कि मीडिया उस परिवार के साथ, एक खास परिवार के साथ को एक सेक्शन ऑफ मीडिया जुड़ता हुआ चला गया। आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी ट्विटर पे देख लीजिए। आप तो ट्विटर पे देखते रहते हैं, आप सक्रिय भी हैं। आप देखिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। अब आम खाई कैसा खाते हैं, यूपी का आम पसंद है कि नहीं पसंद है, आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, मतलब ये सारी चीजें डिस्कोर्स में। तो अमेठी तो एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उसको गांधी परिवार का गढ़ निर्मित किया गया था। और मैंने अपनी पुस्तक में ये बताया है कि किस तरह से गांधी वाड्रा नेहरू परिवार के लोग वहां जब जाते थे तो उनके लिए पानी तक भी लखनऊ के सदगुरु किराना स्टोर से आता था। मैं सदगुरु किराना स्टोर भी गया, मैंने उस गेस्ट हाउस के लोगों से भी बात की, वहां खाना बनाने वाले से बात की, वहां के चौकीदार से बात की, और तब मैंने इस तथ्य को लिखा। और लखनऊ का हर पत्रकार इस बात को जानता है। क्या कभी राष्ट्रीय मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई कि ये परिवार जो अमेठी जिनका गढ़ है वो वहां का पानी भी नहीं पीता है? तो अगर ये सारी बातें आप देखेंगे, दरअसल क्या होता ना, हम दूसरे की आंखों से देखकर रिपोर्टिंग करते हैं। दूसरे की आंखों से देखकर रिपोर्टिंग करने की प्रविधि से जैसे ही आप दूर जाएंगे ना, आप ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, आपको वो सारी चीजें दिखाई देने लगेगी। अरुण जी, मैं जान के हैरान था कि राहुल गांधी जिस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में कर रहे थे, जिनके पार्टी का प्रधानमंत्री था,
उस अमेठी संसदीय क्षेत्र में, जिसको आपने बातचीत की शुरुआत में वीआईपी क्षेत्र के तौर पे कहा कि हम लोग ऐसा समझते थे, उस क्षेत्र में बिजली की स्थिति ये थी 2009 में, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 10 साल पहले की बात है। एक हफ्ता दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी बिजली। विकास वीआईपी क्षेत्र का ये हाल था। आपको क्या लगता है आनंद जी, एक हम अंतिम प्रश्न देंगे, और अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, एक्सरे मशीन नहीं थी वहां। अच्छा। एक हाँ मैं शहीद एक शहीद की बेटी जब स्मृति ईरानी ने उसको गले लगाया, उस मोमेंट को देखने वाले ने बताया, तो उसने 2014 की बात बता रहा हूं, तो उसने कहा कि दीदी जाके मोदी से कह देना इतना इंतजाम कर दे कि किसी युवती का पति शहीद ना हो, कम से कम यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा हमें दिलवा दे। एम्बुलेंस थे पर ड्राइवर नहीं था वहां। तो उसने बहुत मार्मिकता के साथ ये बात कही कि एम्बुलेंस और ड्राइवर दोनों का इंतजाम करा दे ताकि किसी का बेटा यहाँ मरे नहीं। तो ऐसी स्थिति थी। बहुत सारे दिलचस्प किस्से इस किताब में हैं ऐसे। और एक मुझे आप ब्रॉड एसेंस बताइए कि इसका, जैसे आपने कहा ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, आप इसको ऐतिहासिक जीत क्यों मानते हैं, और इसको आपको क्यों लगता है कि अनकही दास्तां, तो आपने बताया कि चूंकि एक 300 से ऊपर सीट बीजेपी की आ गई तो उसमें एक बिग स्टोरी इमर्ज हो गई, तो नेचुरल बात है कि एक सब टेक्स्ट के तौर पर ये स्टोरी जो है वो उस तरीके से नहीं। और दूसरा मुझे एक चीज ये भी लगती है कि मेरी जितना मैं ट्रैक कर रहा हूँ स्मृति ईरानी जो है और बीजेपी के अन्य नेताओं को, वो बात आपकी ठीक है कि 2014 से 2019 के बीच में, खासकर 2019 के बाद, वो एक बहुत ही लो प्रोफाइल कंपैरेटिवली रख रही है। तो उन्होंने भी इस जीत के बारे में, जैसे कई बार नेता ब्रैग करते हैं या कुछ अपने समर्थकों से वो करवाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से बड़ा इसको जो है वो किया है, क्योंकि उनका बहुत सारे लोग मान रहे थे कि जायंट किलर हैं, जिस जैसा कि पॉलिटिकल टर्म में कहा जाता है। तो और नेचुरल बातें हैं भी, तो उस हिसाब से उनका जो मंत्रालय का एलिवेशन होना चाहिए था शायद कैबिनेट में, कोई और प्राइम मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए थी। हालांकि इस सरकार का टेम्पलेट बिल्कुल अलग है, और मैं सभी लोगों से ये कहता हूँ कि मेरा अपना एनालिसिस यही है कि लोग 10 साल पहले के या 8 साल पहले के जो नियम कायदे थे उसके हिसाब से जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार या पार्टी कैसे काम करती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। पर क्या है कि आप गुल्ली डंडे के नियम लगा रहे हो, वो रग्बी खेल रहे हैं। तो इसलिए जो है वो लोगों के अमूमन जो अनुमान है वो पूरे गलत जो है वो साबित होते हैं। पर ये ऐतिहासिक जीत, और इस पूरी किताब का अगर एसेंस जो है, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आप पाठक के लिए कि क्या क्या चीजें उसको इसमें देखिए, एनेक्डोट्स हैं, बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, बहुत रिवीलिंग इंफॉर्मेशन है, पुरानी अवधारणाओं को जोड़ती है। पर ये एक पूरा बड़ा कैनवस को अगर आप एक्सप्लेन करें पाठक के लिए कि क्यों पाठक इस किताब को पढ़े, उसे क्या क्या चीजें, या अगर वो इन इन चीजों की उम्मीद कर रहे हैं तो उसे वो इस किताब से मिल सकती है, और ऐतिहासिक जीत आपने इसे क्यों कहा? ऐतिहासिक जीत तो इसलिए कहा, जैसा मैंने शुरुआत में आरंभ में चर्चा की कि कांग्रेस का कोई सिटिंग प्रेसिडेंट चुनाव हारा हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता था, इसलिए मैंने इसको ऐतिहासिक जीत बताया। और ऐतिहासिक जीत इस मायने में भी है कि स्मृति, देखिए उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति चलती है। स्मृति ईरानी ना ब्राह्मण है, ना दलित है, ना ठाकुर है, ना ओबीसी है। आप उनकी जाति का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पिताजी पंजाबी, माँ बंगाली, पति पारसी। तो इस तरह से उनके सामने चुनौती बड़ी थी, उनका कोई वोट बैंक नहीं था वहां। वो एकदम नई थी। और जो लोग कहते हैं ना कि ग्लैमर की दुनिया से आई थी, तो जब बिजली ही नहीं थी, जब गरीबी थी, जब टेलीविजन ही नहीं था, तो उस ग्लैमर का पता वहां के लोगों को कैसे चलता। तो इस लिहाज से देखें तो चुनौती बहुत बड़ी थी उनके सामने। तो इसलिए, और राहुल गांधी की पराजय हुई, कांग्रेस अध्यक्ष की पराजय हुई एक बड़े परिवार, लेकिन इस पराजय में अमेठी की जनता का भी बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि वो एक परिवार के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी इस चुनाव में, और उसको विकल्प मिल गया था। स्मृति ईरानी ने 5 साल में बहुत कुछ अर्जित किया वहां। पर जब वो स्मृति ईरानी बन के गई थी और 5 साल में दीदी बन गई वहां की, बड़ी दिलचस्प बात है कि 40 साल की स्मृति ईरानी दीदी बन गई और 51 साल के राहुल गांधी युवा ही रहे, है ना। तो हाँ। ये सब बड़ी
सारी चीजें वहां आप देखने को, अवधी सीख ली उन्होंने, अवधी फर्राटेदार बोलती हैं, वो सारी भाषाएं बोलती हैं। और रही बात वो जो मंत्रिमंडल वाली पूछी ना, तो उस बारे में तो मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब इनको राजनाथ सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए फोन किया था और मैंने इनसे वो सवाल पूछा था कि आपको लगा नहीं कि आप राज्यसभा में ठीक ठाक करियर चल रहा है, आप क्यों अमेठी में धूल फेंकने जा रही हैं, जहाँ के इलाके का नहीं पता और आपका नहीं पता? तो उन्होंने कहा मैं संगठन की हूं और संगठन में दायित्व बोध हमें होता है, हमें संगठन जो काम करने को कहता है वो मैं करती हूं, और काम खत्म करने के बाद मैं संगठन से पूछती हूं मुझे आगे क्या दायित्व दिया जा रहा है, अगर वो चुनाव से जुड़ा है। तो इस तरह से, खैर ये सब कहने कहा उन्होंने, जो मैं वो बता रहा हूं, बाकी क्या हुआ होगा वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो आप भी जानते हैं राजनीति कैसे चलती है, हमें भी पता है, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और वो इस बातचीत का विषय भी नहीं। आपने कहा कि ऐतिहासिक जीत, उसका मैंने उदाहरण दिया, और पाठकों को ये किताब इसलिए पढ़नी चाहिए कि किसी भी भाषा में, अब तो खैर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है ये किताब, किसी भी भाषा में एक लोकसभा क्षेत्र के एक चुनाव पर केंद्रित कर कर लिखी गई ये पहली किताब है। और इस किताब में एक लोकसभा क्षेत्र, एक पूरा, जिसको बहुत लंबे समय तक प्रथम परिवार का दर्जा हासिल था भारत में, उस परिवार की, और उत्तर प्रदेश की 1967 के बाद से लेकर 2019 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की घटनाओं और राजनीति का अगर आपको के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए। अंत के 60 पृष्ठ जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1967 के बाद, जब से संविध सरकारें आई या जब से अमेठी लोकसभा क्षेत्र बना, तो किस तरह से जनसंघ का उदय हुआ, किस तरह से वहां चरण सिंह मुख्यमंत्री बने, किस तरह से उनके बाद के लोग मुख्यमंत्री बने, वीर बहादुर सिंह ने क्या दांव चला, वीपी सिंह कैसे हटाए गए, अगर काशीराम कैसे परिदृश्य में पहुंचते हैं, मायावती कैसे बनती हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि अमेठी में ना बहुत पुराने समय से, हर समय अमेठी या उसके पहले जो वो लोकसभा क्षेत्र होता था मुसाफिर खाना के नाम से, उस लोकसभा क्षेत्र से जनसंघ का एक या दो विधायक हमेशा जीतता रहा है, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा। इसलिए वहां संघ से जुड़ी हुई बहुत बड़ी आबादी, जो संघ को लेकर या तो कह सकते हैं उनसे जुड़े हुए या स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे बहुत बड़ी संख्या में लोग थे। इसका इंडिकेटर मुझे उसका विश्लेषण करने के बाद मिलता है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आपको मेरी ये किताब पढ़नी चाहिए। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको एक जिसको बोलते हैं ना कि टेक वन गेट वन फ्री, यानी कि आपको आंकड़े भी मिल रहे हैं और एनेक्डोटल स्टोरीज भी मिल रही हैं। और खासकर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है विधानसभा के आने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में ये किताब और भी, हालांकि उसके हिसाब से नहीं लिखी गई है, ये एक शेल्फ लाइफ वाली किताब है, ये 5 साल बाद 10 साल बाद भी उतनी ही रेलिवेंट रहेगी, शायद और ज्यादा रेलिवेंट होगी। लेकिन फिर भी जो लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में वाकई रुचि रखते हैं और उसके बारे में एक तथ्यात्मक जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि जैसा आनंद जी ने बताया, और इसके अलावा जो मुझे आनंद जी से बातचीत में लग रहा है, मुझे लगता है कि उनकी अगली किताब, मैं एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकता हूँ, शायद कश्मीर पर आएगी या धारा 370 पर आएगी। तो लेकिन जिस पर भी लिखेंगे आप, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में अनंत जी का एक वीकली कॉलम है जो हर संडे को छपता है, आप उस कॉलम को भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं तो पढ़ता ही हूँ। और आनंद जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने से बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा हुई। और होपफुली जल्दी, अभी तो ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी आपके सामने बैठकर जो है शूट करेंगे अगला जो है एक एपिसोड। और आनंद जी की जो है एक और किताब मार्क्सवाद कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करना बाकी है, द पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर, वो किताब मैंने पढ़ी है, जैसे मैंने आपसे कहा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तां, और एका पब्लिशिंग से ये वेस्टलैंड बुक्स का जो हिंदी प्रिंट है, 228 पृष्ठ की किताब है ये, 350 रुपए इसकी कीमत है। और अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है आए। और अंत में समाप्त करने से पहले दर्शकों को
हम यही कहना चाहते हैं कि आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप इसको ट्वीट भी करें, फेसबुक पर भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करने का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी हमारे आते रहेंगे। ऑथर्स एंड बुक्स के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेशनलिस्ट व्यू को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार अनंत जी का धन्यवाद और जल्दी ही मिलेंगे अगले अंक में एक नई पुस्तक और एक नए विषय और एक नए ऑथर के साथ। नमस्कार। नमस्कार।